उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया 1 अगस्त, हमने कैटल फीड बाय की $1.5 लाख की। पेमेंट हमने सारी की सारी नहीं की थी, हमने फीड सारी ले ली थी लेकिन पेमेंट सारी नहीं की थी। अच्छा, अब 1 अगस्त 2019 वाले दिन एक्सचेंज रेट क्या था? 164। तो $1.5 लाख को 164 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ लगी बात? और बोलो तो सही। अच्छा, लेकिन उसमें एक और पंगा भी था। वो क्या था? कस्टम ड्यूटी थी 5%, वो भी हमने पे किया। लेकिन अल्टीमेटली जाना तो वो पर, ये बेसिकली IS2 है। ये क्या है? कैसे वो जो आप फीड बाय कर रहे हो इन्वेंट्री आपकी, वो फिर जो आपने कस्टम पे किया होगा वो इन्वेंट्री का पार्ट बनेगी, तो इन्वेंट्री के अंदर जाएगी। ठीक है जी। आपकी मर्जी आप फीड लिख लें, आपकी मर्जी आप इन्वेंट्री लिख लें, आपकी मर्जी आप परचेज लिख लें, जो मर्जी लिख लें। तो मेरी आएगी बात। तो बच्चों 1.5 लाख इंटू 164 इंटू 105, 105 कहाँ से आई, बात में लगी। तो बच्चों आपको फीड कितने की पड़ी है? 25,000 है। हाँ ठीक है, कर ले ला कर। ठीक है जी। 25830। उसके बाद पेबल आपने 30% रिकॉर्ड करना और कैश आपने 70% रिकॉर्ड करना। समझ लगी? अच्छा, ये जो पेबल है ये मॉनिटरी लाइबिलिटी है। मॉनिटरी लाइबिलिटी का मतलब ये बैलेंस शीट डेट पे ये रीट्रांसलेट होगी। इसने रीट्रांसलेट नहीं होना। क्यों? क्योंकि नॉन मॉनिटरी है। ये अल्टीमेटली कैश में कन्वर्ट नहीं होगी, ये तो गाय खा जाएंगी। नहीं समझ लगी? ये अल्टीमेटली गोबर में कन्वर्ट होगी। नहीं समझ आ रही? ऐसे ही है ना, कैश में कन्वर्ट नहीं होगी। तो जो चीज अल्टीमेटली कैश में कन्वर्ट होगी वो मॉनिटरी एसेट है, और उसको बैलेंस शीट डेट पे ट्रांसलेट करते हैं। अच्छा जी, अगला पॉइंट। एट ईयर एंड 30% अमाउंट इज पेबल वेरस 40% फीड इज अनयूज। जो चीज अनयूज है वो इन्वेंट्री में चली जाएगी, और जो यूज होगी वो एक्सपेंस। अब यहाँ पे दो सिनेरियो में, अगर तो पहले आपने इन्वेंट्री रिकॉर्ड की है तो फिर आपने 60% एक्सपेंस रिकॉर्ड करना, ताकि जो बाकी 40% ऑटोमेटिकली बच जाए। लेकिन अगर आपने शुरू में ही सारा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया तो फिर बाद में आपने 40% इन्वेंट्री में लेके जाना। नहीं समझ आई बात? और आपने क्या किया, 100% एक्सपेंस कर दिया शुरू में, पहले दिन ही आया 100% क्या कर दिया, एक्सपेंस। अब साल के एंड में कितने परसेंट बच गई? 40%। तो 40% क्या करेंगे, इन्वेंट्री में लेके जाएंगे। अब उसकी कैंट्री पास करेंगे बच्चों, इन्वेंट्री डेबिट और फीड एक्सपेंस क्रेडिट 40%। समझ आ गई बात? और बोलो तो सही। अच्छा, ये एंट्री सबको समझ आ गई। अब उसके बाद उसने कहा था कि 30% अमाउंट अभी पेएबल है। तो 30% कितनी बनती है बच्चों? 7380। 7380 तो बनती है अमाउंट, लेकिन डॉलरों में कितनी बनती है? हाँ जी, क्या आंसर आता है बच्चों? 1.5 लाख इंटू 30% इंटू एक 64 का था डॉलर, और 31 नंबर पे कितने का हो गया? 1.52 का हो गया। तो कितना डिफरेंस है, 12 रुपए का। तो 1.5 लाख इंटू 30% इंटू 12, तो लाइबिलिटी आपकी कम होगी।
और आपको इनकम में इजाफा हुआ। ये दो एंट्री समझ आ गई? तो बोलो तो सही। अच्छा जी, 31 दिसंबर के दोनों मसले हल हो गए। अब उसके बाद अपना आपने IS 41 के मुताबिक जो आपके पास काउज पड़ी हैं उसको ईयर एंड पे आपने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे अपडेट करना है। किस पे अपडेट करना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल। एक वो फेयर वैल्यू थी जो जिस वक्त बाय किया था उस वक्त थी, और एक वो फेयर वैल्यू है जो आपकी बैलेंस शीट डेट पे होगी। अच्छा, बैलेंस शीट डेट पे उसने बताया था फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 19 वाले दिन एक काउ कितने की है? 61,000 की। लेकिन ये तो फेयर वैल्यू है, हमें क्या चाहिए? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। उस दिन अगर ये गाँव उस दिन बेचें तो कमीशन एजेंट 2% कमीशन किसका लेगा? 61,000 का। गवर्नमेंट वाले 4% टैक्स किसका लेंगे? 61,000 का। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने कैलकुलेशन करनी है 61,000 इंटू 94%। कैसी है? समझ आ गई? अच्छा, अगला पॉइंट, आपके पास साल के शुरू में 2,000 काउस थी, 750 में आपने बाई की थी। इसका मतलब है ओपनिंग बैलेंस आपका कुछ और था, उन 2,000 की तो आपने अभी तक बात ही नहीं की। तो जब आप गेन निकाल रहे होंगे ना बच्चों, तो आपको चाहिए कि आप एक अकाउंट बना लें। क्या बना लें? अकाउंट बना लें ताकि आपको बात समझ आ जाए। बायोलॉजिकल एसेट्स ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन में बच्चों 2,000 काउस। तो 2,000 काउस किससे मल्टीप्लाई होगी? 2,000 काउस मल्टीप्लाई होंगी 50,000 से। इंटू इंटू 2,000 इंटू 50,000, उसके साथ भी कुछ आना है कि नहीं आना? 94%। क्यों बोला? ये तो फेयर वैल्यू है, आपको चाहिए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। जरा करें शाबाश, क्या आंसर आता है? 2,000 इंटू 50,000 इंटू 94%, 94 मिलियन। ठीक हो गया। प्लस एडिशन, एडिशन 750 का वाला आपने रिकॉर्ड किया हुआ ऑलरेडी, 39,480। ये एडिशन है। अब निकालना है क्लोजिंग बैलेंस। जब क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे तो बच्चों गेन आ जाएगा। समझ आ रही बात? क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे? अब आपके पास 2,750 काउजेंट टोटल, 2,000। अच्छा, यहाँ पे उसने एज का पंगा नहीं लिया। इस हम अज्यूम करेंगे कि एज सबकी सेम ही थी, एज सबकी सेम ही थी। ठीक हो गया? ओके। तो 2,750 काउज अब बच्चों 61,000 पे रिकॉर्ड होगी। 2,750 इंटू 61,000 इंटू 94%। 1,5,7,6,8,5। तो बच्चों यहां से गेन निकल आएगा। टू फोर 205। ठीक है जी। तो बच्चों उसकी एंट्री पास कर देंगे। बायोलॉजिकल एसिड डेबिट और फेयर वैल्यू गेन करें 31 नंबर वाले। नहीं समझ नहीं? क्लियर सबको? ये बच्चों पासवर्ड का सवाल था। आसान था मुश्किल था? आसान था। सॉरी। अब बच्चों अदर रिलेटेड इश्यूज। अदर रिलेटेड इशू से क्या मुराद है? अदर रिलेटेड इशू बच्चों ये कहते हैं कि अब आपने ध्यान से चीजों को देखना है। ये नहीं है कि हर जगह पे आपको कोई कुत्ता बिल्ला नजर आया तो आपने कहा जी IS 41। समझ आ रही बात? हमने अभी यही पढ़ा है कि कहीं पे भी पौधा नजर आया, या कुत्ता या बिल्ला या काऊ
या शीप नजर आई तो ये IS-41 अप्लाई होगा। कहता नहीं, ऐसे नहीं, अकल इस्तेमाल करनी है आपने। सबसे पहले आपने ये सोचना है कि क्या जिस चीज को आप देख रहे हैं वो एग्रीकल्चर है भी कि नहीं। अगर तो एग्रीकल्चर नहीं है तो उस पर IS-41 अप्लाई नहीं होगा। हर प्लांट और हर कुत्ता एग्रीकल्चर में नहीं आना। आप ये नहीं कह सकते सर ये देखे जानदार है, जानदार है तो IS-41 अप्लाई होगा। कहते नहीं, जरूरत नहीं, हर जानदार अब IS-41 में नहीं आना। हालांकि हमारी इससे पहले अंडरस्टैंडिंग यही है कि प्लांट और एनिमल बायोलॉजिकल एसिड होते हैं। ठीक है जी, वो कहता होते होंगे, लेकिन पॉइंट ये है आपके स्टैंडर्ड का नाम बायोलॉजिकल एसिड नहीं है। आपके स्टैंडर्ड का नाम क्या है? एग्रीकल्चर। तो कुछ बायोलॉजिकल एसिड भी ऐसे भी हो सकते हैं जो एग्रीकल्चर में ना आते हो, इसलिए आपको ध्यान से स्टैंडर्ड अप्लाई करना। अच्छा जी, द फर्स्ट एंड प्राइमरी क्वेश्चन व्हेन डीलिंग विद लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल इज व्हाट इज एग्रीकल्चर एक्टिविटी। पहले एग्रीकल्चर एक्टिविटी को आपने समझना है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी है तो IS-41 अप्लाई होगा। एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल, IS-41 अप्लाई नहीं होगा। समझ आ गई बात? इट इज अ मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज क्या है जी? तो इसका मतलब है अगर मैनेजमेंट नहीं है तो वो बायोलॉजी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। इट इज द मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। ठीक है जी, आपने मैनेजमेंट की है किस चीज की? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की। अब याद करो शुरू शुरू में ट्रांसफॉर्मेशन के मैंने आपको 3-4 पॉइंट पढ़ाए थे कि ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद क्या क्या। ग्रोथ होती है, ग्रोथ में या फिर 3 मसले थे, याद है? और फिर एक और मसला था। अच्छा जी, ग्रोथ, सेल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड, यही 4 चीजें पड़ी थी। या मकसद क्या है? ग्रो करना। दूसरा मकसद बेचना। तीसरा मकसद उससे बायोलॉजिकल प्रोड्यूस लेना। और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेना। चौथा क्या है कि आपने उससे बचे मजीद इंक्रीज करने हैं। यू हैव टू मेक योर बेस्ट एफर्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन करेक्टली बिकॉज अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग डिपेंड्स ऑन इट। तो कहता है अगर आपने सही अपना प्रोफेशनल जजमेंट इस्तेमाल ना की तो आपकी अकाउंटिंग एंट्री का बेड़ा गर्क हो सकता। जैसे वो बायोलॉजिकल एसिड नहीं था, आपने उसको बायोलॉजिकल एसिड में डाल दिया, तो आपने उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट में मेजर कर लिया। वो इन्वेंट्री था, तो इन्वेंट्री में कॉस्ट लेस, कॉस्ट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे अप्लाई होना चाहिए था, तो आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया बैलेंस शीट में, जो आपका एसिड गया गलत वैल्यू पे गया हुआ है, क्योंकि आप सही स्टैंडर्ड अप्लाई ना कर सकते। समझ लगी? वाई? इमेजिन यू हैव ए डॉग। अब वो जवाब देने लगा है कि क्यों ऐसा होता है। कहता है फर्ज कर आपके पास एक कुत्ता है, लॉजिकली इट इज ए लिविंग एनिमल एंड देयरफॉर इट इज ए बायोलॉजिकल एसिड। समझ लगी जी? आप कहेंगे सर कुत्ता जानदार है। अगर ये जानदार है तो ये बायोलॉजिकल एसिड है, और अगर ये बायोलॉजिकल एसिड है तो क्या अप्लाई होगा? एग्रीकल्चर अप्लाई होगा। You might think, well, biological assets are governed by IS-41, so I need to measure the dog at fair value less cost to sell। ठीक कर रहे होंगे? Not so fast। कहता हौसला करो। Why do you have that dog? पहला सवाल ये है कि आप ये ना चेक करें कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही। पहले ये सोचो कुत्ता रखा क्यों है? इज इट ए गार्ड डॉग? घर में रखवाली के लिए रखा हुआ है। प्रोटेक्टिंग योर प्रॉपर्टी एंड बार्किंग एट एवरीवन पासिंग बाय। कुत्ता बांध के रखा हुआ है, कोई भी पास से गुजरता है उसके ऊपर भौंकता है। ठीक हो गया? इफ यस देन यू शुड नॉट अप्लाई IS-41 बट अप्लाई IS-16। तो कुत्ता वो IS-16 में जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सिक्योरिटी मैयर के तौर पे सिक्योरिटी गार्ड को रखने की बजाय कुत्ता रखा हुआ। बात में लगी कि नहीं लगी? सिक्योरिटी गार्ड को बाई कर सकते हैं, अब बोलो तो सही, नहीं कर सकते, लेकिन कुत्ता, कुत्ता बाई कर सकते। तो सिक्योरिटी गार्ड तो एसेट नहीं है, लेकिन कुत्ता एसेट है। कौन सा? IS-16 वाला। और बात समझ आ रही है? IS-41 वाला नहीं। एंड मैयर द डॉग एट द कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड। उस पर वही काम करेंगे जो बिल्डिंग पे किया करते थे। क्या कॉस्ट पे मैयर करेंगे, लेकिन उसमें हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्यों? ये कुत्ता अल्टीमेटली लाइफ उसकी है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। और समझ लगी बात? द रीजन इज दैट प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टी इज नॉट एन एग्रीकल्चर। वो कहता है वो आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो उसमें बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही।
वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। कुत्ता रखने का मकसद क्या, बेचना था? क्या उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेना हासिल करना था? क्या उससे मजीद पपीज बनाने का मकसद है? ठीक हो कह रही? तो इनमें से तो कोई मकसद नहीं है। या कुत्ते को ग्रो करना मकसद है? वो भी नहीं है। इन चारों मकसद में से हमारा कोई भी मकसद नहीं है। तो जब ये चारों नहीं है ना, तो एग्रीकल्चर नहीं है। तो जब एग्रीकल्चर नहीं है तो IS-41 नहीं। समझ लगी बात की नहीं? एंड IS-41 डज नॉट अप्लाई। और डू यू हैव दैट डॉग इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड रेज पपीज एंड सेल द पपीज? वो कहता है अगर आपके पास जर्मन नस्ल का कोई कुत्ता है और आपने पेयर रखा हुआ है, लोग रखते हैं ना शौक के तौर पे, पालती है ना वो कुत्ते, तो क्या उन्होंने इसलिए रखा हुआ कि वो प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे? नहीं, उन्होंने इसलिए नहीं रखा। मकसद ये है कि वो जर्मन नस्ल का कुत्ता है, पाकिस्तान में बड़ा महंगा है। आपने पेयर रखा हुआ, उनके जब बच्चे होंगे तो आप सोच रहे हो उन बच्चों को बेचेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो जब उनको बेचेंगे तो फिर इन दिस केस IS-41 अप्लाइज। अब आपका मकसद क्या है? मकसद ये है कि उनकी ग्रोथ होगी, एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड पैदा होंगे, फिर हम उसको बेच देंगे। बिकॉज ब्रीडिंग एंड सेलिंग पपीज इज एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी की इस डेफिनेशन में पूरा उतरते हैं। क्या आपका मकसद ये है कि एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी। सो इफ यू थिंक दैट ओके आई एम नॉट ए फार्मर, मैं तो काश्तकार नहीं हूं, सो आई डोंट नीड टू बॉदर विद IS-41, यू माइट बी सरप्राइज्ड वेयर एग्रीकल्चर कैन हाइड। वो कहता है चलो जी कुत्तों की बात हो समझ आ गई, लेकिन मैं तो फार्मर नहीं हूं। क्योंकि मैं फार्मर नहीं हूं तो लिहाजा मेरे पास प्लांट एनिमल वाला कोई चक्कर ही नहीं होना। कहता नहीं, एग्रीकल्चर अप्लाई करने के लिए IS क्या कहते हैं, आपका फार्मर होना जरूरी नहीं है। अगर आप फार्मर नहीं है फिर भी हो सकता है IS-41 आप पे अप्लाई हो रहा हो। जैसे कुत्ते की एग्जांपल दी है कि कुत्ता हमेशा IS-41 में नहीं जाएगा, 16 में भी जा सकता है। तो फिर आप कहेंगे ना तो मेरा कुत्तों से कोई लेना देना है, और ना ही मेरा काऊ से कोई लेना देना है, ना ही मेरा फसलों से कोई लेना देना है। मेरे पास तो जमीन ही कोई नहीं जो मैं फसलें काश करूं, लिहाजा IS-41 तो मेरे ऊपर पूरी जिंदगी अप्लाई हो ही नहीं सकता। वो कहता ना आप ये नहीं कह सकते। क्या वो कहता है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की एग्जांपल लें। क्या फार्मास्यूटिकल कंपनीज बैक्टीरिया को ग्रो करती हैं? तो बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया का लिविंग है कि नहीं है? आपको सांस लेते नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो लिविंग आइटम है, ऐसी है। उसके ऊपर भी क्या अप्लाई होगी? और बैक्टीरिया को एग्रीकल्चर कंपनी ने रखा क्यों होगा? सोचो 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 सोचो। क्या वो उनका मकसद ग्रो करना होगा उनको कि नहीं होगा? ग्रो करना होगा, तो ग्रोथ आ गई, एग्रीकल्चर एक्टिविटी आ गई। क्या बैक्टीरिया को बेचना मकसद है? नहीं। Some pharma companies grow their own plants in order to produce drugs. Yes, this is an agriculture activity, so IS-41 applies. आप कह रहे मैं काश्तकार नहीं हूं, ठीक है, स्टोरी खत्म। लेकिन आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं तो वहां पे भी IS-41 अप्लाई होगी। आप डेयरी कंपनी में काम करते हैं तो वहां पे भी IS-41 अप्लाई होगा। आप ज्वेलरी में काम करते हैं, ज्वेलर के पास, हाँ जी, ये जितने सुनयारे हैं इनके पास भी जो ये हरकतें करते हैं इनके ऊपर भी हो सकता है IS-41 अप्लाई होता हो। कैसे? Some big jewelry producers produce their own pearls by planting foreign objects such as pieces of shells or parasites into the soft bases of living oysters, वो जो मोती निकालते हैं। Then the oyster produces a pearl by secreting crystalline substance around the object to protect itself. Yes, this is an agriculture activity in IS-41 अपराइज। उन ज्वेलर का मकसद ये है कि वो ये क्रिस्टलाइन सब्जेक्ट जो है वो उसके ऊपर सेक्रेट करेंगे, अपने ऊपर एक खौल बनाएंगे, वो खौल जो होगा वो हम उतार के उसको साइड पे करके और फिर हम उसको बेचेंगे। ऑन द अदर हैंड, नॉट एवरीथिंग इन्वॉल्विंग लिविंग प्लांट एंड एनिमल इज एग्रीकल्चर एक्टिविटी। वो कहता है कोई भी लिविंग प्लांट और एनिमल हमेशा एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जू, कहता जू में शेर भी होते हैं, हाथी भी होता है, हिरन भी होता है, मोर भी होते हैं,
तो क्या इनका मकसद, इन जानवरों का मकसद इनके बच्चे पैदा करना है? क्या इनका मकसद ये है कि आते जाते पे भौंके? बात सुन लगी? क्या इनका मकसद ये है कि आप ये जब बड़े हो जाएंगे तो उनको बेच देंगे? जू में जानवर रखने का मकसद बेचना होता है? नहीं। तो अब जू में जिंदा जानवर तो हैं, लेकिन जू में रखे हुए जानवरों का मकसद उनमें से कोई भी नहीं है जो ऊपर आप पढ़ चुके हैं। बेचना मकसद नहीं है, उनसे ऊन हासिल करके, वूल हासिल करके बेचना मकसद है, या उनके बच्चे पैदा करके उनको बेचना मकसद है? नहीं है, कोई भी मकसद नहीं। मकसद क्या है फिर उन जानवरों का? ठीक है जी। उनका बच्चों मकसद ये है कि लोग आए, उनको देखें और हमें पैसे दें। तो आप उनको दिखा दिखा के क्या कर रहे हैं? पैसे ले रहे हैं। तो ऊपर वाली चारों एक्टिविटीज में से कोई भी एक्टिविटी आप नहीं कर रहे। ठीक है जी। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही। अच्छा, फिर इस दौरान अगर आप कह रही वो शेर शेरनी इकट्ठे रहते थे तो उनके बच्चे हो गए। अब ठीक है ना? तो बच्चों, शेर शेरनी के बच्चे पैदा करना जू का मकसद था? नहीं था, वो हो गए। ठीक है जी। बट इफ इट्स a natural process not managed by zoo, it is not an agriculture activity। वो चीज अगर वो हो गए हैं बच्चे तो वो जू वालों का मकसद नहीं था। एक दिन अचानक जू वाले आए, उनको पता लगा जनाब ये तो बच्चे हो गए, तो उनको भी वैसे ही पता लगा। समझ आ गई बात? अगर तो जू वाले एक पूरा प्लान बनाए, उनको पता लगे जी व्हाइट टाइगर हमारे पास मौजूद है और व्हाइट टाइगर की दुनिया में नस्ल खत्म हो रही है, और जू वाले उसके लिए क्या करें, एक डॉक्टर हायर करें, एक पूरा प्लान बनाएं कि इनके बच्चे हों। फिर वो बच्चे जो है ना वो रेयर हैं, लाहौर में ही हमारे पास ये जोड़ा पड़ा हुआ है, इसके जब बच्चे होंगे कुछ इस्लामाबाद में हम दे देंगे, कुछ कराची में दे देंगे, कुछ पेशावर में दे देंगे, जहाँ जहाँ पे भी जू हैं वहाँ पे वाइट टाइगर की कोई नस्ल नहीं है हमारे पास। तो यहाँ से बच्चे पैदा होंगे तो हम बाकी चिड़ियाघरों में रखवा देंगे। When the zoo would implement an active program of reproduction and manage that program, in this case, breeding animal would not be an incident and zoo would have to apply IS 4। उस वक्त जू वाले फिर क्या करेंगे, IS 41 अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब वो उस चीज को मैनेज करने लगे। फिशिंग, ऑल फिशरमैन कैचिंग फिश इन द ओशन कैन ब्रीथ विद रिलीफ। वगैरह जितने भी मछेरे हैं ना जाकर समुद्र में मछली पकड़ते हैं, उनको सुख का सांस लेना चाहिए कि उनके ऊपर IS 41 अप्लाई नहीं होता। क्यों? If you are not actively farming fish, but you are merely harvesting the fish from the ocean, it's not an agriculture activity। क्यों? वो जो फिश आप पकड़ने गए हो, क्या उसको आपने इतना बड़ा किया? आपने मैनेजमेंट की है कोई? तो कोई नहीं की, तो आपके ऊपर IS 41 अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर आपने फॉर्म बनाया तो फिर आपके अंडर वो चीजें ग्रो कर रही हैं, आप उनको चारा डालते हैं, आप उनका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। हैं? क्या? हाँ, सेल तो करते हैं, लेकिन क्या उनको ग्रो उन्होंने किया? पहला पॉइंट तो यही है ना। पहला पॉइंट क्या? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ही नहीं है, आगे चाहे जो मर्जी हो। समंदर में पड़ी मछली को मैनेज किया उन्होंने? नहीं की, बात खत्म। यहां तक की बात हुई। द रीजन इज दैट फिश ग्रू नेचुरली इन द ओशन। फिश बड़ी हुई है ओशन में, तो आपका उसमें कोई अमल दखल नहीं है। विच वॉज नॉट एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। वर्किंग एनिमल्स, खोता, घोड़ा, घोड़ा गाड़ी, खोता गाड़ी, ये जो एनिमल्स हैं, ये जो ऊंट आता है सड़कों में घूम रहे होते हैं और लोग उन बच्चों को ऊंट पे बिठाते हैं और पैसे ले रहे होते हैं, तो जो ऊंट है वो, when you hold an animal primarily to do some work such as cart horses, guard dogs, elephant taxis, then you do not apply IS 41 because all these activities do not represent biological transformation। उनमें से कोई भी आपका मकसद नहीं है। Instead, IS 16 is the right way to go।
समझ आ गई बात। अब उसके बाद है, इज इट ए बायोलॉजिकल एसेट? वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन इन द एग्रीकल्चर अकाउंटिंग इज द बिलीफ दैट एवरीथिंग कमिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर इज ए बायोलॉजिकल एसेट। इतना जरूरी नहीं है कि हर चीज जो एग्रीकल्चर से आ रही है वो बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट आर ओनली लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब एग्रीकल्चर एक्टिविटी से आपके पास गंदम आ रही है, तो क्या गंदम बायोलॉजिकल एसेट है? कहता नहीं। बायोलॉजिकल एक्टिविटी से, एग्रीकल्चर से आपके पास सेब आ रहा है, मैंगो आ रहा है, तो क्या ये बायोलॉजिकल एसिड है? नहीं। मिल्क आ रहा है, बायोलॉजिकल एसिड है? नहीं। समझ आ गई? द हार्वेस्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल एसिड आर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। हाँ, वो दूसरी बात है कि हम उसको रिकॉर्ड उस वैसे ही करते हैं जैसे उसको किया। एप्पल, पाम ऑयल, पर्ल्स, मिल्क, कॉफी बीन्स, टी लीव्स, ऑल दिस इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। व्हाई डू वी बॉदर? फिर टेंशन क्या है? Well, once you detach the agriculture produce from the biological acid, in other words, once you harvest the produce, it becomes your inventory and you apply IS2। जिस दिन आपने उतारा था, जिस दिन आपने वो सेब का फल तोड़ा था, उस दिन तो वो IS41 में है। लेकिन अगर वो बैलेंस शीट डेट पे सेब अभी भी पड़ा हुआ है, तो फिर वो IS41 में नहीं जाएगा, वो IS2 में चला जाएगा। समझ आ गई? At the moment of harvest, you should measure your new inventory at fair value less cost sell, and subsequently you measure them under IS2 at the lower of cost and NRV. You do not re-measure agriculture produce to fair value less। वो कहता है वो दरख्त जो है वो तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे ही मेजर होगा बैलेंस शीट डेट पे, लेकिन वो जो एप्पल आपने तोड़ लिया है वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे मेजर नहीं होगा, वो IS2 में चला जाएगा और वो कॉस्ट और NRV पे मेजर होगा। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 3, आर बायोलॉजिकल एसिड्स ऑलवेज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल? अभी अगला सवाल है, एक चीज बायोलॉजिकल एसिड है तो क्या हमेशा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे में ही मेजर होगी? नो, दे आर नॉट। इट इज ट्रू दैट जनरल रूल ऑफ IS41 इज दैट measure at fair value less cost sale, however there are few exceptions। अगर कोई बायोलॉजिकल एसिड है और वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल दी थी, वो कुत्ता जो घर में रखा हुआ आपने, और वो फिश जो आपने समंदर से पकड़ी, तो उसको फेयर वैल्यू कॉस्ट में मेजर नहीं करेंगे। बेरर प्लांट, बायोलॉजिकल एसिड इज ए बेरर प्लांट। अब बेरर प्लांट क्या होता है? A bearer plant is a living plant used in the production or supply of agriculture produce that is expected to produce for more than one period। अब bearer plant जैसे एप्पल का दरख्त है, मैंगो का दरख्त है, ये बेरर प्लांट होते हैं। ठीक है जी? वो कहता है बेरर प्लांट को क्या करना है? बेरर प्लांट भी IS16 में जाएगा, वो IS41 में नहीं जाएगा। हालांकि वो बायोलॉजिकल एसिड है, हालांकि वो क्या है? बायोलॉजिकल एसिड है, इसके बावजूद वो IS41 में नहीं जाएगा, 16 में जाएगा। क्यों? क्योंकि IS41 में डेप्रिसिएशन नहीं होती। IS41 में हमने जितना कुछ भी पढ़ा है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं पड़ी। समझ आ गई बात की? तो लेकिन जो पौधा आप लगाते हो वह बड़ा होता है, जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर वो फल देना बंद करता है, फिर आप उसको काट के साइड में कर देते हो। बात समझ लगी है? तो उस पर चार्ज होनी चाहिए डेप्रिसिएशन। क्या चार्ज होनी चाहिए? डेप्रिसिएशन। केयरफुल, दिस इज ओनली अबाउट प्लांट्स नॉट एनिमल्स। वो कह रहे हैं सिर्फ बात प्लांट की हो रही है, एनिमल की नहीं हो रही। फिर आप सोचेंगे कि सर काऊ भी तो ऐसे ही होती है, पैदा होती है, बछड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वो बच्चे देता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है, फिर वो मर जाता है। जो पौधे की स्टोरी सुना रहे हैं वही तो स्टोरी काऊ की भी है, फिर वहां पे क्यों? बात लगी है? क्योंकि उस शीप ने या उस काऊ ने आगे बच्चे दिए, दरख्त ने बच्चे नहीं दिए। दरख्त बच्चे नहीं देता, दरख्त फल देता है, जिसको आप तोड़ देते हो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। लेकिन काऊ ने जब बच्चा दिया तो वो भी बायोलॉजिकल एसिड था और दूसरा भी क्या है? बायोलॉजिकल एसिड। बात लगी है? एक जानवर से दूसरा जानवर साइड सेपरेट हुआ तो दोनों बायोलॉजिकल एसिड है। लेकिन जब दरख्त से आपने फल तोड़ा, दरख्त तो बायोलॉजिकल एसिड है, फल क्या है? वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। उन दोनों में फर्क है। समझ लगी? सो इफ यू ओन काउ and use them to breed new cows,
then sorry, it's not a bearer plant and therefore IS 41 will apply. लेकिन वो तमाम जो दरख्त हैं, मैंगो के हैं, सेब के हैं, या किसी भी और फल के दरख्त हैं, वो सारे के सारे IS 41 में नहीं जाने, वो 16 में जाने। वो समझ आ गई बात है? अच्छा जी, फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है तो फिर क्या करें? व्हेन द फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजरेबल, you can measure the asset at its cost less accumulated depreciation and impairment. This exemption is available only at initial recognition, never late. शुरू शुरू में, मतलब अगर शुरू में फेयर वैल्यू पता है, बाद में नहीं पता, तो आप ये नहीं कह सकते सर डेप्रिसिएशन चार्ज करें। नहीं, शुरू शुरू में ही अगर आपको फेयर वैल्यू पता नहीं है, तो फिर उसको कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट अप्लाई करें। समझ आ रही बात? लेकिन शुरू में फेयर वैल्यू पता थी, 2 साल बाद गायब होगी फेयर वैल्यू, फिर नहीं, वो फेयर वैल्यू पे ही रहेगा। और समझ आ गई बात है? बोलो तो सही। अच्छा बच्चों, आज घर जाके आपने सवाल करने छोटे छोटे। एफ लिमिटेड, एम लिमिटेड, एक एग्जाम्पल है, कुछ पढ़ लेनी है आपने, पढ़ लोगे? ठीक करेगा जाके शाबाश। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बता दें कि मसला मसाइल कुछ समझ ना आई है। ऑनलाइन स्टूडेंट